याद रखिएगा आज 117 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 15 राज्य इसमें शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र की 14 सीटें हैं, गुजरात की 26, कर्नाटका की 20, कर्नाटक की 14, केरल की करीब 20, यूपी की 10 और दादरा नागर हवेली की 1 सीट, तमिलनाडु की 1 सीट और गोवा की 2 सीटें। अलग अलग दूसरे राज्यों में भी वोट आज डाले जाएंगे, तो आप पहले वोट डालिए, फिर आप अपने बाकी काम में लगे। लेकिन आज ट्रेड के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग मौका रहेगा, क्योंकि निचले लेवल से हमने देखा था हैंग सेंग में काफी तगड़ी रिकवरी। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, जो आज खबरों में है और पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। और एक कंपनी जो आपके फोकस में रहनी चाहिए वो है एसएल प्रोपैक। एसएल प्रोपैक के साथ आप बाकी जी ग्रुप कंपनियों पर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आखिरकार ये डील हो रही है। ब्लैकस्टोन खरीद रहा है मेजॉरिटी हिस्सा, 51% हिस्सेदारी 134 रुपए प्रति शेयर पर, और बाकी 26% के लिए कूपन ऑफर आएगा 139 का। ज्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन क्या ये एक रिलीफ रहेगी स्पेशली उन निवेशकों के लिए जिनके पास इस ग्रुप के बाकी शेयर भी हैं? मेरे ख्याल से पहले जब शुरू में ये सिचुएशन आई थी तब एसएल प्रोपैक का ये था कि हम उनसे अलग है और हमारी स्ट्रैटेजी अलग है जी। अब जब ये सेल हुई है, वो क्वेश्चन वापस से फिर आता है कि ये जो कैश है वो कैसे यूटिलाइज होगा। ये कहीं ना कहीं उनके ग्रुप डेट की रीपेमेंट के लिए हो रहा है कि कैसे हो रहा है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि प्रीमियम कुछ भी नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं तो मेरे ख्याल से आज गैप अप पे एग्जिट होना बेटर है, रादर देन इसको ओपन ऑफर के लिए वेट करना या आगे जाके चेंज करें। क्योंकि ब्लैकस्टोन की अगर आप इक्विटी वाइज देखें या कंपनी एक्विजिशन वाइज देखें तो उसका अच्छी हिस्ट्री नहीं है। चाहे वो आप गोकुल एक्सपोर्ट्स लें या बाकी कंपनीज लें, तो वहाँ पे थोड़ा लैग ऑफ करें। तो मुझे लगता है ये बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप एक गैप अप पे ओपन पे उसको एग्जिट कर जाए। चलिए, तो आज गैप अप मिले तो निकल जाए। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में देखिए काफ़ी बढ़ चुका है ये स्टॉक। 3 महीने का रिटर्न हमारे डायरेक्टर साहब आपको दिखा रहे हैं 16% का, और अगर 6 महीने का दिखाएं, मेरे ख्याल में 6 महीने में भी ये 1 साल का देखिए। पहले तो गिरा था जब ये आपको नीचे वाली लाइन आ रही है ना, ये तब से देखिए अनाउंस किया गया था कि ये बेचने वाले हैं। उसके बाद ज़ोर से सेल ऑफ आया और उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली। एसएल प्रोपैक बेस्ट अवॉइड है स्टॉक, ये बिल्कुल साफ है इस खबर के चलते। लेकिन कल जेट, इंटरग्लोब, स्पाइस जेट, ये तीनों चार्ट दिखाइए। जेट बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक था, कुछ चंद सेकंड के लिए नीचे आया और उसके बाद देखिए किस तरह की रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिली। एफएनओ के बैन में भी ये स्टॉक कल पहुंच गया और आखिरी में जो सबसे बड़ा एक्शन किसी एक शेयर में देखने को मिला वो जेट में ही था। तो ये देखिए रिकवर हुआ और 6% हालांकि नीचे आपको बंद हुआ दिख रहा है, लेकिन डेज लो से करीब 25-30% की रिकवरी इसमें देखने को मिली। दूसरी तरफ इंटरग्लोब और स्पाइस जेट देखिए, और कल हम लोग कह भी रहे थे इंटरग्लोब और स्पाइस जेट में अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो सुबह सुबह इसको ज़रूर बुक कर लीजिए और फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी आप बना सकते हैं। देखिए दिन के निचले स्तर पर जाकर दोनों ही स्टॉक्स ने समाप्ति दी है। स्पाइस जेट भी दिखाई है, देखिए 8% नीचे गिरा। तो एक बार देख लीजिए क्या चर्चा हो रही थी और उसके बाद फिर बात करते हैं इन स्टॉक्स को आज किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। जेट एयरवेज यहाँ पे मेरी बेचने की कॉल लगी, कल इसमें बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पहले दिन आज बोली लगेंगी, बोली लगते लगते शाम खबर आई कोई बोलीदारी नहीं आया। बिट 500 मिल जाए डजेंट मैटर, वो आरटीजीएस के थ्रू पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑपरेशनल होगा कि नहीं होगा, लेसर को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब तक इसका मामला सुलझता नहीं है ये दिक्कत बनी रहेगी। अब इसके भविष्य के गर्भ में क्या है कहना नहीं सकता, लेकिन आज स्टॉक प्रेशर में रहेगा तो यहाँ बेच के चलना चाहिए। कोई उम्मीद बनती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे फिर से बिकवाली चलेगी। 20% की गिरावट जेट एयरवेज में देखने को मिल रही है। तो आज का फिर से सबसे बड़ा एक्सीडेंट यही है। इंटरग्लोब और स्पाइस जेट कल चर्चा हो रही थी कि इसको बेच दें, निकल जाएं, अभी भी निकल जाने की। अपना वोट डाला है, आप अब अपना कर्तव्य निभाइए और वोट जरूर डालें। ताज़ा आपके लिए अपडेट्स लेकर आएंगे कि देश भर में किस तरह का वोटर टर्नआउट निकल कर आ रहा है। याद रखिएगा आज ये तीसरा चरण है लोकसभा चुनावों का, जहां पर 117 सीटों। खबरों पर वापस लौटते हैं, हमारे साथ इस समय सुमित बगाड़िया भी जुड़ रहे हैं वायदे बाजार पर अपनी राय देने के लिए, और ऑफ कोर्स राजेश सातपुते के साथ साथ हम समीर कालरा से भी बात कर रहे हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आज मूड क्या है, कुछ रिकवरी के लिए प्ले दिख रहा है या नहीं? गुड मॉर्निंग हर्षदा।
वेल देखिए, मूड बिल्कुल तेजी का ही लेके चलना है। अगर बाय चांस मार्केट खुलने के साथ अगर थोड़ी सी गिरावट, थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो उस गिरावट में खरीदारी करनी है। हमें लगता है कि कल की जो फॉल देखने को मिला है मार्केट में, वो फॉल में रिकवरी आएगी और रिकवरी के साथ साथ वापस से मार्केट में एक तेजी का माहौल स्टार्ट होगा और एक अच्छा तेजी का मूव हमको इसी वीक में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल की क्लोजिंग से कोई भी 30-40 पॉइंट अगर डिप मिले तो 11,550 तक नीचे में खरीदारी करें। जो सपोर्ट है नीचे में 11,500 11,480 का है, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में जैसे ही 11,625 के ऊपर निकलेगा तो हमें 11,700 से 750 की तरफ जाते हुए निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो डिप में निफ्टी में खरीदारी करनी है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में भी कल अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। जो नीचे में सपोर्ट है वो 29,300 29,400 के आसपास का है। तो 29,300 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। ऊपर में 30,000 के ऊपर सस्टेन करने पे हमें 30,300 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो इंडेक्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और स्टॉक्स जहां पर आप बुलिश है बेरिश हैं? इवन 2 स्टॉक हमने निकाले हैं, बाय साइड के ही है। पहला स्टॉक है आईटी में से इंफोसिस के अंदर हमें ऐसा लगता है कि करेक्शन के बाद नीचे में एक सपोर्ट लेके अब यहां से एक तेजी करेगा। 710 720 के लेवल्स के आसपास इंफोसिस के अंदर तेजी की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 690 का और ऊपर में आने वाले दिनों में हमें 750 से 760 रुपए तक के लेवल्स इंफोसिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हेवल्स लगता है यहां से एक अच्छी तेजी दिखाएगा। वैसे भी स्टॉक का ट्रेंड एकदम तेजी के अंदर है, मार्केट्स गिरते हैं तब भी स्टॉक तेजी में ही मेंटेन रह रहा है। कल के दिन भी हमने हेवल्स के अंदर लोअर लेवल से अच्छी तेजी देखी थी और अब ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 780 और 790 रुपए तक के लेवल्स के लिए जा सकता है। तो हेवल्स में करें खरीदारी। 740 का लगाए स्टॉप लॉस, ऊपर में टारगेट लगाए 780 से 790 का। अच्छा, ये जो चौथे स्टॉक एफएनओ से बाहर जाने वाले हैं जुलाई सीरीज से, तो आपका काम थोड़ा हल्का हो गया। आपने इस लिस्ट को किस तरह से पढ़ा? देखिए, वैसे भी कुछ स्टॉक्स की तो लॉट साइज बहुत बड़ी थी, तो बेटर है कि एक बार निकल जाए और अच्छे स्टॉक्स मार्केट्स के अंदर इंडेक्स के अंदर एफ एंड ओ में रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे थे जो निकलना जरूरी भी था और सही है जैसे निकला है। जैसे आप ओरिएंट बैंक देख लीजिए, लोअर स्टॉक का लॉट साइज भी बड़ा है और स्टॉक के अंदर हमको कुछ मूव चलते हुए देखने को मिलता नहीं है और स्टॉक कंटिन्यूसली लास्ट कई समय से एक दबाव में रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में से अगर निकल भी जाए तो भी कुछ मेरे को लगता नहीं खास फर्क पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो रहने जरूरी थे, पर ठीक है अभी निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में। ये नाम तो बताइए, आप कौन से वाले शेयर चाहते थे, ना निकलते तो ठीक रहता? देखिए, आईडीएफसी एक स्टॉक है जो रहना चाहिए था। आईडीएफसी के अंदर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था और आईडीएफसी अभी यहाँ से तेजी की शुरुआत कर रहा है, तो ये स्टॉक यहाँ से एक तेजी पकड़ेगा तो ये स्टॉक रहता तो अच्छा प्रॉफिट होता। बाकी कर्नाटका बैंक है, बैंकिंग में कर्नाटका बैंक भी रहना चाहिए था स्टॉक। ओके, तो 2 ही स्टॉक है कि सुमित आगे आप और लिस्ट में जोड़ेंगे? अगर होगा तो इशारा कर दीजिएगा। कालरा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर मूव को? क्योंकि 34 के पीछे आई वांट टू अंडरस्टैंड लॉजिक क्या था, कि क्या कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है? वो इनफैक्ट डिटेल शायद आगे आएंगे। तो अगर आप देखें, आई थिंक मार्च में शुरू में इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था जहाँ पे वो दिन 10% की मूव, फिर 15% की मूव एक महीने में, एक हफ्ते में, और वो वॉलेटिलिटी को लेके ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी उस पर। तो मुझे लगता है वहाँ पे इन्होंने जब फिल्टर आउट करा तो ये 34 नाम बाहर आए उसी क्राइटेरिया पे। और यहाँ पे कुछ कंपनीज है जो फंडामेंटली फिर भी स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे ख्याल से ये काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि जो डेरिवेटिव में स्पेकुलेटिव मूव्स होती थी वो बाहर आ जाएंगी और वो जो वॉलेटिलिटी कैश मार्केट में देखने को मिलती थी वो रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ कैश बाइंग ही आएगी, तो या तो अगर नीचे बाइंग की स्पेस मिलेगी तो आपको पता है कि शॉर्टिंग कहीं की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है नहीं, तो या तो बायर ही आएंगे या सेलर ही होंगे, शॉर्टर्स सिस्टम से निकल जाएंगे, जो मेरे ख्याल से स्टॉक्स के लिए और कंपनीज के लिए अच्छी चीज़ है। बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। अच्छा, CNBC आवाज़ याद करिए, हमेशा कहता था ये सुज़लॉन, IFCI जैसे रिलायंस पावर 10 रुपये के आसपास वाले शेयरों को क्यों रखना चाहिए FNO में। तो अब आप देखिए, कम से कम वो जो हमारी मुहिम थी वो रंग लाई है, हम यही कहेंगे, क्योंकि कई दिनों से हमारी लगातार गुहार थी एक्सचेंजेस से, रेगुलेटर से, कि ये लोग फंस जाते हैं। कुछ लोग कहते थे कि अरे आप लोग ऐसी मुहिम मत चलाइए, क्यों? क्योंकि उनको फिर बेचने के मौके उनके कम हो जाएंगे। लेकिन देखिए, लोग फंसते भी हैं और इसीलिए हम हमेशा कहते थे कि इस तरह के स्टॉक्स और ख़ास तौर पर 10 रुपये के नीचे वाले शेयरों को तो देखिए बाहर कर ही देना चाहिए। कोई क्राइटेरिया तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन इस सूची में देखिए अब सुज़लॉन बाहर निकल रहा है।
रिलायंस पावर बाहर निकल रहा है। अच्छा, कुछ और ऐसे नाम जो मेरे रडार पर थे वो भी देखिए अब बाहर निकल रहे हैं, ये अच्छी खबर है। पीसी, इंफीबीम, ये दोनों स्टॉक। जैन इरिगेशन ने तो बहुत वेल्थ इरोड करी है लोगों की, लेकिन अब इनमें जिनमें कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी, क्योंकि अगली सीरीज से बाहर हो जाएंगे तो शायद कुछ शॉर्ट कवरिंग के एक्शन भी देखने को मिलेगा। आज मैंने इसी सूची में से 10 स्टॉक्स को अपनी स्टॉक 2020 की टीम में बाय साइड पर रिकमेंड किया। कुछ पीएसयू नाम भी हैं, आप देखिए, इलाहाबाद, सिंडिकेट, इंडियन बैंक, ओबीसी। अच्छा, कल ही आप देखिए हर्षदा, कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली और लोगों ने इनको शॉर्ट कर दिया। अब इन बेचारों की क्या गलती, लेकिन क्या एफएनओ में है तो लोग कहते हैं चलो यहीं पर शॉर्ट करें। तो जो स्पेकुलेटिव पोजीशंस बन जाती थी वो कम से कम अब यहाँ पर नहीं बनेंगी। ये एक अच्छी खबर नजर आ रही है। आपने इस सूची को किस तरह से देखा? देखिए, मुझे लगता है हेमंत, आपने सटीक कहा कि जो छोटे छोटे काउंटर्स है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, आईएफसी जैसे काउंटर कि जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, तो वो क्यों ना वो 12 रुपये वाला काउंटर क्यों ना जिसको करना है वो कैश में करे। लेकिन जो आपने जो पॉइंट निकाला कि कहाँ पे कुछ काउंटर्स अच्छे भी है कि जिनको उन्होंने निकाला है, मुझे लगता है उनको वहाँ पे रीथिंक करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, आप C8 देखिए या BEML देखिए, मैं वो फाइंड आउट कर रहा था, रेपको होम फाइनेंस, कैनफिन होम फाइनेंस, जहाँ पे ट्रैक्शन है, लोगों का इंटरेस्ट है, टाटा कम्युनिकेशन जहाँ पे अच्छी रैली मिलती है, और आप फार्मा में देखिए, वॉकआउट फार्मा, अजंता फार्मा, आई थिंक ये इतने अच्छे काउंटर्स है और जहाँ पे मोमेंटम मिलता है, ट्रैक्शन मिलता है, मिड कैप में लोगों को काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे काउंटर्स को उन्होंने नहीं निकालना चाहिए था। चलिए, तो इनको ये राय राजेश जी की, इन स्टॉक्स को अगर नहीं निकालते तो ठीक होता, लेकिन बहुत सारे, ये बात तो सही है, ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक भी निकल गए हैं, तो आप उसको मिस करेंगे। अब वो मिस करेंगे। इंडिया सीमेंट भी जाएगा, जेट भी जाएगा। जेट ये निकल गया, आज कैसे चलेगा फिर? आज क्या होगा मेरे ख्याल से? एक तो एफएनओ के बैन में, दूसरा स्टॉक अब ये बाहर हो जाएगा अगले सीरीज से। तो मेरे ख्याल से मैं अभी भी उस प्राइस पे काफी इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो रिटर्न नहीं आएगा, तो एक बाउंस तो आएगा, चाहे वो इस न्यूज़ पे आए, चाहे वो पिछले 2 दिन जितना गिर गया है उस पे आए, और वो कल दोपहर को ही कहीं ना कहीं बाउंस क्रिएट आ गया था। हाँ, सेकंड हाफ में चला था, तो इसलिए वो अचानक से कहीं ना कहीं कवरिंग आई या बैन में चला गया, तो इसलिए कुछ बैन में चला गया, जा रहा था तो लोगों ने सोचा रहे तो बैन में जा रहा है, तो लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस काटी हैं, वही हुआ है कल। तो मेरे को लगता है अगर थोड़ा नीचे भी आएगा तो मैं खरीदूंगा। अच्छा, क्योंकि जेट की बात हो रही है, इंटरग्लोब पर क्या ट्रेड बनता है? क्योंकि इंटरग्लोब पर आज हम वो रिपोर्ट भी सुन रहे थे कि इनके हाथ मार्केट शेयर आया है। सुमित, आपकी एनालिसिस क्या है? कल एक क्रैकडाउन था, लेकिन क्या अभी भी वो सेल साइड के ही दायरे में फंसा हुआ है स्टॉक? इंडिगो, इंटरग्लोब की बात हो रही है ना? इंडिगो की बात। देखिए, ये स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है। ये स्टॉक ऊपरी लेवल से दबाव जरूर दिखाया है, बट स्टॉक के अंदर जो पैटर्न बना हुआ है टेक्निकली वो तेजी का है। ये कोई भी जो छोटा सा दबाव अगर और बाई चांस मार्केट खुलने के साथ देखने को मिलता है तो उस दबाव में खरीदारी करनी है। स्टॉक नीचे में 1450 1440 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, और ऊपर में जैसे ही 1520 1530 का लेवल तोड़ेगा तो हमें दोबारा से 1600 तक के लेवल्स इंटरग्रुप के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर तेजी करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे को लगता है कि 1470 के आसपास तक अगर मिल जाता है तो उसमें बाइंग की सलाह रहेगी, और ऊपर में 1500 1520 का लेवल तोड़ने पे ये अपनी रफ्तार तेजी की तरफ पकड़ेगा, और फिर 1600 रुपए तक के इस तरह हमको जल्दी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो नजर आएगी इस पर। लेकिन इन पीएसयू बैंक्स में क्या किया जाए? इलाहाबाद, सिंडिकेट, इंडियन बैंक, ओबीसी, ये भी उन सूची में शामिल हैं 34 शेयरों की जो जुलाई सीरीज से एफएनओ से बाहर रहने वाले हैं। कोई रिलीफ बनेगा इसमें? और इसमें आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? तो मेरा फेवरेट तो इलाहाबाद बैंक है इसमें। ओके। क्योंकि अगर आप देखें तो कैपिटल इन्फ्यूजन पिछले साल में सबसे ज़्यादा इलाहाबाद बैंक में हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से और अदरवाइज वगैरह, और ये पीसीए से बाहर आया। और अब ये मेरे ख्याल से एक और अच्छी न्यूज़ है कि डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो स्पेकुलेशन भी शॉर्टर्स की निकल नहीं आएगी। सही है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा इसको, और आगे जाके अगले 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड है। ओके, तो इलाहाबाद बैंक एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिए। अच्छा, अब राजेश, आपको लग रहा है इनमें से एक पुल बैक की तैयारी होगी ओबीसी, इंडियन या फिर इलाहाबाद में? देखिए, अगर आप वीकली चार्ट के हिसाब से देखो तो इलाहाबाद ज़्यादा बेटर लगता है। हमें याद है 45-46 के आसपास हमारी बात हुई थी कि इसमें एक अच्छा वीकली ब्रेकआउट हुआ है, और जिसका टारगेट करीबन 65-70 बनता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से 6 महीने के लिए अगर आप उसको होल्ड रखें तो अगर आप टेक्निकली देखें तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मुझे लगता है इलाहाबाद में ज़्यादा सटीक बैठेगा। एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा वीकनेस की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत वीकनेस मुझे कैनरा बैंक में दिखता है, जहाँ पे एक शॉर्ट बिल्टअप कल हुआ है। तो आज अगर पुल बैक भी
आता है तो कैनरा में मुझे लगता है ऊपरी तौर पे लॉन्ग लिक्विडेशन होगा, लेकिन ये जो छोटे काउंटर्स हैं जैसे इलाहाबाद बैंक की बात हुई या अगर आप इंडियन बैंक की बात करें तो ये जो छोटे छोटे काउंटर्स है IDFC फर्स्ट, IDFC बैंक, IDBI बैंक, मुझे लगता है उसमें पुल बैक आज डेफिनेटली बनता है। अच्छा, नतीजे आए दो छोटा मिड कैप कंपनियों के, एक है तेजस नेटवर्क्स और दूसरा है AU स्मॉल फाइनेंस। अब तेजस में देखिए रेवेन्यू में 167% की ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन 19% पर आ गया, बिट्टा में 390% तक की ग्रोथ। नंबर्स वैसे काफी सॉलिड लग रहे हैं, पर दिक्कत यही है कि स्टॉक बहुत छोटे स्पर्ट्स में चलता है फिर बैठ जाता है, फिर गिरावट आती है, फिर खरीदते हैं लोग। ये बताइए अब नंबर्स के बेसिस पर आज का ट्रेड क्या है, रखने लायक स्टॉक है क्या ये? तो मेरे पास ये स्टॉक है लेकिन स्मॉल परसेंटेज में, जैसे आपने कहा कि स्पर्ट्स में चलता है और ये पहली बार ही हुआ है पिछले 6 क्वार्टर के बाद जहां इन्होंने एस्टिमेट्स बीट करे, राइट, और गाइडेंस कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ऑनलाइन इन लाइन आई है। तो मुझे लगता है कि जो इनके इंटरनेशनल सेल्स हैं अब वो पिकअप कर रहे हैं और जो ऑर्डर्स हैं वो बिलिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये चल रही थी कि जो ऑर्डर्स हैं वो पाइल अप हो रहे हैं और बिलिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो अगर ये मूवमेंट अगले क्वार्टर भी कंटिन्यू रहता है तब मेरे ख्याल से वो कंसिस्टेंट रहना पाएगा, लेकिन अभी भी ये एक रिस्की स्टॉक है, ये हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा दूर रहे। कोई चार्ट पर आपको व्यू है इस पे? देखिए हर्षदा जी, मुझे लगता है चार्टिकली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट कंसोलिडेशन मिल रहा है 180 ऑन अ लोअर साइड और ऊपरी तौर पे 195 196 इसका एक रेंज है, ये इसका एक दायरा है। मुझे लगता है कि आज इसमें ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। 200 के आसपास एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो देखिए इस लिहाज से अगर आप सोचो तो 195 और 200 ये इसका ओवरऑल आज का सप्लाई जोन होगा, शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है 200 के पार चला जाएगा, 240 से लेके 250 का टारगेट अनफोल्ड होगा। ये क्वार्टरली के हिसाब से 3 महीने के हिसाब से मेरा टारगेट है 240 का, आज के हिसाब से 195 200 ये इसका रेंज है। राइट, तो इस पर रखिएगा नज़र। बायोकॉन पर भी अब देखिए 2 दिन बाद 25 तारीख को इनकी बोर्ड मीटिंग है और बोनस पर विचार करने जा रही है कंपनी। और याद करिए कल इसी तरह की खबर हमने आपको सिंजिन के लिए बताई थी। डायरेक्टर साहब सिंजिन का चार्ट दिखाइए, हरे निशान में कमज़ोर बाजार में इसलिए ही खड़ा रहा ये स्टॉक क्योंकि बोनस आपकी खबर का सहारा उस स्टॉक के लिए भी था। तो अब दोनों ही ग्रुप कंपनियां बोनसेस दे रही हैं, बोनस के साथ साथ कुछ स्पेशल डिविडेंड देने पर भी बायोकॉन विचार करने वाला है। चार्ट देखकर बताइए सुमित, बायोकॉन का चार्ट आपको कैसा लगता है? देखिए हम बायोकॉन का अगर हम ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो स्टॉक के अंदर थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और ये 200 DMA के नीचे क्लोजिंग भी दे रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक को एक बार मार्केट खुलने के बाद इसमें ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है वो 600 के आसपास का है, अगर 600 का लेवल टूटता है तब तो ये स्टॉक में दबाव देखने को मिलेगा और फिर नीचे में 570 560 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 600 का लेवल नहीं तोड़ता है तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके पुलबैक के संकेत जब दे दे उसके बाद इसमें बाइंग का सलाह रहेगा। और 615 का लेवल ऊपर में टूटने के बाद ये स्टॉक 630 से 640 तक का मूव दिखा सकता है। तो मार्केट खुलने के बाद इसमें का फ्रेश व्यू लेके ज्यादा बेटर रहेगा कि किस तरह का ये मूव दिखाता है। इमीडिएटली सपोर्ट है 600 का, ऊपर में रेजिस्टेंस है 615 का, दोनों तरफ से किस तरफ भी ब्रेकआउट मिला हमको तो 30 से 40 पॉइंट का मूव हमको बायोकॉन में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड जरूर रहेगा। याद रखिएगा सिंजीन 24 तारीख को बोर्ड बैठक करने वाला है बोनस शेयर पर और बायोकॉन फॉलो करेगा उसी के साथ। इस पर आपकी क्या पर्सपेक्टिव रहेगा? हम कल सिंजीन के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन बायोकॉन क्योंकि वो एक बेटर नोन ब्रांड है और अर्निंग्स के लिहाज से यहाँ पर उम्मीद यही रहती है कि डिलीवरी अब और बेहतर कर पाएगी कंपनी उन लॉन्चेस के साथ। आई थिंक वही सेम व्यू है, प्रॉमिस पे वैल्यूएशन कायम रहती है और कहीं ना कहीं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पुश रहता है, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट्स सपोर्ट करना चाहिए वैल्यूएशंस को वो आते नहीं है। राइट। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इस बाउंस पे तो निकल जाएं, शायद अगर थोड़ा नीचे मिले तो तब वापस सोचें इसको खरीदने का, क्योंकि अभी वैल्यूएशंस बहुत फ्रॉथी है और मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप ज़्यादा है और सब अपसाइड सरप्राइज का बहुत कम स्कोप है यहाँ पे। ठीक है, निराश कर सकता है ये स्टॉक का निश्चित लेवल्स पर ही ले। अच्छा हेमंत, कल रिलायंस कैपिटल की तो धुलाई हुई ही और एक्सिस ट्रस्टी ने भी अपनी हिस्सेदारी बेच दी, करीब 2% स्टेक इन्होंने बेचा 137 पर। स्टॉक कल जाकर टिका 133 के लेवल्स पर। राजेश, क्या यहाँ पर और भी गहरी दरार आ सकती है आगे?
इनफैक्ट कल हर्षदा जी आप देखिए रिलायंस में जिस तरह से धुलाई हुई और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, उस तरह से एक डर तो डेफिनेटली है कि मुझे लगता है ये कहीं 2 डिजिट में न चला जाए। कल हमने यही बात करी थी, ये सुबह खुलते ही कल भी नहीं बल्कि हम हर्षदा लास्ट उससे पहले ट्रेडिंग सेशन से भी कह रहे हैं बृहस्पतिवार से कि इसमें बड़ी मात्रा में बिकवाली हो रही है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग इसमें हो रही है। और देखिए ये 2 ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से टूटा है, तो कल भी यही चर्चा थी। 180 वाला अगर 133 होता है तो आप सोचिए जिसका लॉट 1500 के आसपास है, तो 2 दिन में कितना पैसा गया लोगों का, और वो भी एक्सपायरी के पहले हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो है कि ऊपरी में बुल ट्रैप है और ये तो दबता रहेगा, इसको प्रेशर होता रहेगा। मुझे तो इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखो तो 110 ये इसका जो रिसेंट लो था वो तो एक बार के लिए टेस्ट होगा, लेकिन अगर वर्स्ट फर्स्ट में मुझे लगता है ये 100 के नीचे भी उसको दबा सकते हैं। सही है, सेलर्स है वो प्रेशर दबा सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। तो अगर पोजीशन है छोटा मोटा पुल बैक मिलता है, इट्स बेटर टू लिक्विडेट लॉन्ग। एडिंग टू रिलायंस कैपिटल, आप रिलायंस इंफ्रा का भी चार्ट देखिए, उसमें भी वीकनेस है। रिलायंस कैपिटल ज़्यादा गिरा है, रिलायंस इंफ्रा कम गिरा है, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों का वर्डिक्ट, दोनों का बायस वही है। अगर रिलायंस इंफ्रा में भी आपका पोजीशन है ऊपरी तौर पे छोटा मोटा पुल बैक मिलता है तो आप फिलहाल के लिए एग्जिट कर लें। बिल्कुल। और हम बृहस्पतिवार को जिस दिन जेट के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी, पहला 10% का लोअर सर्किट वहाँ पर लगा था, तब हम कह रहे थे कि ये स्टॉक्स से भी आपको दूर रहना चाहिए। आप याद करिए वो समय तो सुबह 9:50 40 मिनट के आसपास इनको बेचकर चलेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अब आपको भी लगता है आर कैप आर इंफ्रा दोनों ही सुमित जल्द ही 2 डिजिट में आ जाएंगे? एकदम सदाबहार शॉर्ट बोल सकते हैं इन स्टॉक्स को। रिलायंस कैपिटल अगर हम देखेंगे तो ये पिछले 1.5-2 साल में ऊपरी लेवल से एक वन वे दबाव दिखा रहा है। स्टॉक मेरे ख्याल से सितंबर 2017 में जो 750-800 के भाव थे, वहां से अगर हम देखेंगे तो वन वे डाउनसाइड मूव दिखाया है। यानी 17, 18, 19 दो साल में स्टॉक ने वन वे दबाव दिखाया और अभी ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से और भी नीचे के लेवल दिखाएगा। स्टॉक का जो इमीडिएट नीचे में टारगेट बनेगा वो 110 रुपए तक का बनेगा और 100 रुपए के लेवल टूटने पे ये 90 से 80 रुपए तक का मूव भी दिखा सकता है। इसमें कोई भी उछाल, कोई भी पुलबैक में सेल का ही व्यू लेके चलना है, इसमें लॉन्ग करना नहीं है। तो चलिए ये 34 शेयर जिनमें से जो निकल रहे हैं एफएनओ से जुलाई से, उसमें ये दोनों नहीं है। तो जो लोग निराश हो रहे हैं कि अब सुजलॉन निकल गया, आर पावर निकल गया, IFCI निकल गया, हम क्या बेचें, तो मौके हैं। ऐसा नहीं है कि मौके आपके साथ नहीं है, नहीं ऐसा ही है ना। और मेरे को लगता है रिलायंस कैपिटल में काफ़ी सेलिंग होगी क्योंकि 40% प्रमोटर का है और 100% प्लेज है, और ये सारा प्लेज का प्रमोटर वाले ही प्लेज वाले शेयर सारा ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी तक वो सिर्फ 10% सेल ऑफ हुआ है। ये लीजिए, तो सुन लीजिए यही बात एक बार फिर से। अगर आप सोच रहे हैं अरे 34 स्टॉक निकल गए, अच्छा बहुत सारे सदाबहार शॉर्ट निकल गए, तो शॉर्ट्स अभी भी आपको मौके मिलने वाले हैं। चलिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष हमें बताने वाले हैं कौन से स्टॉक्स हैं उनके रडार पर। पूरी लिस्ट उन्होंने तैयार कर ली है। आशीष बताइए कहाँ नजर है? कल तो आपके जैकपॉट ने बहुत जैकपॉट रिटर्न्स दिए, आज भी कोई जैकपॉट है? नहीं आज नहीं हो, कल का फॉलोअप मिल जाए तो उसी को मान लीजिएगा। आज अलग से नहीं, लेकिन ढेरों स्टॉक्स हैं आज जो खबरों के लिए आज से फोकस में रहेंगे। सबसे पहले तो गेल, और जहां पे IL&FS का विंड पोर्टफोलियो खरीदने को तैयार हो गए। तो IL&FS का पहला एसेट सेल होता हुआ उस क्राइसिस के बाद 874 मेगावाट्स ऑपरेशनल विंड पोर्टफोलियो 4,800 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है 100% एंटरप्राइज वैल्यूएशंस पर। तो 5 करोड़ पर मेगावाट का वैल्यूएशन आता है, और ये वैल्यूएशन फेयर हो सकता है, चीप नहीं, इस बात का ध्यान रखें। तो स्टॉक शायद दबाव में रहे। एसएल प्रोपैक, और यहां पे ब्लैकस्टोन ने करार करा है अशोक गोयल ट्रस्ट के साथ मेजॉरिटी स्टेक इस कंपनी में खरीदेंगे। 51% स्टेक 134 रुपए पे एक्वायर होगा। ओपन ऑफर मैंडेटरी आएगा 26% का 139 रुपीज पर। स्टॉक 132 के आसपास है, तो कोई मीनिंगफुल अपसाइड वहां पे नजर नहीं आता। बायोकॉन 25 अप्रैल यानी कि परसों गुरुवार को बोर्ड की बैठक बोनस इशू पर विचार करेंगे। तो सिंजीन के बाद अब बायोकॉन भी करने वाला है। तेजस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, रेवेन्यूज 167% का उछाल, मार्जिन 880 बेसिस पॉइंट सुधरते हुए। पर ध्यान रखें जिस पिछले साल के क्वार्टर से हम कंपेयर कर रहे हैं उस समय ऑर्डर्स डिफर हुए थे और फाइनेंशियल्स बहुत कमजोर थे, तो कमजोर बेस पे इस तरह का आउट परफॉर्मेंस है। AU स्मॉल फाइनेंस, और यहां पे जो तगड़ा लोन ग्रोथ है उसका पूरा रिफ्लेक्शन आपको रिजल्ट्स में नजर आएगा। NII 35% ऊपर, मुनाफे में 27% का उछाल। हाँ, एसेट क्वालिटी के लिहाज से कुछ स्लाइट हिकअप है, वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, लेकिन NIMs पे जो प्रेशर है वो ध्यान रखिए कंटिन्यू होता हुआ। लक्स इंडस्ट्रीज, नंबर्स अच्छे हैं, आय 19% बढ़ी, EBITDA 13% और मुनाफे में 24% का साल दर साल उछाल, और बैलेंस शीट पे डेट रिड्यूस हुई। स्वराज इंजन्स, आय
3% बढ़ी। मार्जिन्स में कुछ दबाव और मुनाफे में प्रेशर वो स्क्रीन पर आएगा, लेकिन 25 रुपए का डिविडेंड और 25 रुपए का स्पेशल डिविडेंड की घोषणा करी है। आज रिजल्ट्स हैं एसीसी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, टाटा ग्लोबल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और सैस्किन जैसी कंपनीज के, तो ये सब रडार पर रहेंगी। रिजल्ट्स की बोर्ड मीट के साथ साथ टाटा ग्लोबल का बोर्ड विचार करेगा एनसीडी इश्यू पर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का बोर्ड विचार करेगा फंड रेजिंग पर और सैस्किन का बोर्ड विचार करेगा बायबैक पर। एयरलाइन कंपनीज रडार पर रहेंगी। मार्च का पैसेंजर ट्रैफिक डेटा सामने आया है। ओवरऑल ग्रोथ तो फ्लैटिश रही है फरवरी के मुकाबले, लेकिन मार्केट शेयर में अच्छे शिफ्ट्स हैं। जेट एयरवेज का मार्केट शेयर गिरा है तगड़ा, इंटरग्लोब के मार्केट शेयर में एक अच्छा इंप्रूवमेंट है और स्पाइस जेट का मार्केट शेयर फ्लैट है। वो मैक्स प्लेन का जो इशू था उसका खामियाजा स्पाइस जेट को भुगतना पड़ा है। कच्चा तेल, क्योंकि एविएशन कंपनी की बात करी तो 74 के अब तो कन्विंसिंगली ऊपर ब्रेंट कामकाज कर रहा है। कल हमने देखा था किस तरह से ओएमसीज की पिटाई हुई थी, तो एयरलाइंस, ओएमसीज, पेंट कंपनीज आज फिर रडार पर। मैक्लोइड रसल, और यहां पे इन्होंने अपने कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स यानी कि टी एस्टेट्स बेचने की फैसला लिया है। 150 करोड़ रुपए के एसेट्स बिक रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर, एफसीसी भी इशू करेंगे $3 करोड़ का आईएफसी को, और साथ साथ कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी $3 करोड़ के इशू करे जाएंगे। एफएनओ एक्सक्लूजन की आप लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे। 34 स्टॉक्स हैं जो अब जो जुलाई सीरीज ऑनवर्ड्स आपको एफएनओ के बाहर नजर आएंगे। इलाहाबाद बैंक, बीएमएल, कैनफिन, सीएट, डीसीबी बैंक, इंडिया सीमेंट्स, इंडियन बैंक, जेट एयरवेज, वॉकहार्ट, उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग नाम है इसलिए हाईलाइट करा। लक्ष्मी विलास बैंक, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की 112 रुपए पे, कुल मिलाकर 1.7 करोड़ शेयर जारी होंगे। स्टॉक 80 के आसपास कामकाज करता है इस समय। टेक्समैको रेल 25 तारीख को यानी कि वही परसों गुरुवार को बोर्ड बैठक है, फंड रेजिंग पे विचार करेंगे। श्री दिग्विजय सीमेंट्स में प्रमोटर जो है वोटोरैंटिम ने करीब 10.5 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, 10.5 लाख शेयर्स हैं शायद, और कुबेर इंडिया फंड, करोड़ है ना, 10.5 करोड़ शेयर्स। कुबेर इंडिया फंड ने 17.5 लाख शेयर्स खरीदे, ट्रू नॉर्थ ने 7 करोड़ 72 लाख शेयर्स खरीदे। वो डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर। रिलायंस कैपिटल में एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने करीब 52 लाख शेयर्स बेचे हैं। नैटको एलेंबिक की सुबह नीरज बात कर रहे थे, दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी इनसे कुछ जेनरिक्स एक्सपोर्ट करने के लिए, बेयर क्रॉप साइंसेज के R&D पर्पसेस के लिए। एफएनओ बैन में नए इंक्लूजन हुए अदानी पावर, डीएलएफ और वापस जेट एयरवेज। बाकी जो ऑलरेडी हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आ जाए। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स है आप जिस पर नजर रहने वाली है। शुक्रिया आप आशीष आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत सारे स्टॉक्स आशीष ने बताए, इन सब पर